अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम जी का जहां हम और आप एक मर्तबा फिर एक साथ। उम्मीद है अल्लाह ताला के फजलो करम से आप सब खैरियत से होंगे। वतन अजीज़ और हम सब के लिए सलामती की बहुत सी दुआओं के साथ हमारी जानिब से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। नाज़रीन, इस पूरी कायनात का निज़ाम मोहब्बत की एक कुन पर अज़ल से जारी है और अब तक यूं ही चलता रहेगा। ये मोहब्बत ही का इजाज़ था जिसने इस्माइल को आदाब फ़र्जंदी सिखा दिए और ये इसी ज़िब्ह अज़ीम का इनाम है कि आज तक हम इस कुर्बानी की याद को हर साल ताज़ा करते हैं। इसी अज़ीम कुर्बानी की याद हम हर साल बहुत जोशो खरोश, जज्बे और अक़ीदत व एहतराम से मनाते हैं। हर साल हमें जोशो खरोश तो दिखाई देता है, लेकिन मोहब्बत, अक़ीदत और एहतराम के हवाले से अपने आज के प्रोग्राम में हम ख़ास तौर से ज़िक्र करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे मोहब्बत की एक ऐसी तामीर जो शायद शाहजहाँ के बाद बरसग़ीर में पहली मर्तबा यहाँ पर हमें देखने को मिली, जो वाकई में अज़ीम याद है। और मोहब्बत का शायद ये उनसर आपने कभी इससे पहले नहीं देखा होगा। तो ये महल देखने से ताल्लुक़ रखता है, सोबिया महल है मेरे बिल्कुल दाएं जानिब और इंतहाई खूबसूरत तर्ज़ तामीर, जिसको मुग़ल तर्ज़ पर ही तामीर करने की कोशिश की गई है। तो ये तो आप अब हमारे साथ अंदर चलेंगे और तभी देख पाएंगे कि वो कैसा है। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि इसका तर्ज तामीर तो जो है वो है, इसके जो अंदर नवादरात हैं वो भी देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। तो आइए हमारे साथ चलते हैं इस महल के अंदर, इसकी खूबसूरती को भी आप अपनी आंखों से देखिए और देखिए कि मोहब्बत आज भी अपने निशान किस तरह से इस धरती पर कायम किए हुए है। जी नाज़रीन, हम महल की हदूद में दाखिल हो चुके। इस वक्त एक वही जैसे हर महल में आपको मुस्ततिल रास्ता दिखाई देता है, यहाँ पर यह हाथियों की गुज़रगाह तो हरगिज़ नहीं है, लेकिन उसी तरह से तैयार किया गया है रास्ता गुज़रने के लिए। और मेरे दाएं जानिब नशिस्त गाहें भी बनाई गई हैं जो यकीनन मौसम से महजूज़ होने के लिए हैं। नाज़रीन, पहाड़ों में घिरी पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में सरसब्ज़ व शादाब इलाके के बीचों बीच ये खूबसूरत महल यकीनन आपको बहुत ही एंटरटेनिंग दिखाई देने वाला है। और इस वक्त मैं जिस ट्रैक पे जा रही हूँ, चूँकि पहाड़ी इलाका है तो पहाड़ को काट कर ही ये ट्रैक तैयार किया गया है। यहाँ पर मुख्तलिफ पैचेस दिखाई दे रहे हैं जो यकीनन पहाड़ों को काट कर तैयार किए गए हैं। और इस पैच पर आपको ग्रीनरी दिखाई देगी, सब्ज़ा है और हरियाली आपको हर तरफ दिखाई दे रही है जो आंखों को बहुत खूबसूरत महसूस हो रही है। लेकिन मौसम शदीद गर्म है, शायद हमारे हुलियों से भी आपको दिखाई दे रहा हो। लेकिन ईद का मौका है तो ये कैसे मुमकिन है कि हम आपको कुछ नया ना दिखाएं। जी का जहां हमेशा आपके लिए कुछ नया लेकर आता है और इस वक्त हम आपको लिए जा रहे हैं महल के अंदर। जी तो नाज़रीन, यहाँ पर मुझे बहुत सी इमारतें दिखाई दे रही हैं। मेरे दाएं जानिब भी है, मेरे सामने भी है, इस तरफ भी है। यहाँ पर भी कुछ इमारत हमें दिखाई दे रही है। मुख्तलिफ़ हिस्सों पर महल की तामीर की गई है, जैसा कि हर महल में तामीर किए जाते रहे हैं अरसा दराज से। यहाँ पर मेरे दाएं जानिब देखते हैं तो एक लंबी आपको कितार दिखाई दे रही है जहाँ पर पिलर्स हैं और पिलर्स के ऊपर आर्च वर्क है, जिसमें उसी तरह से कट वर्क किया गया है जैसा कि आपको मुगलिया इमारतों में हम बारहा दिखा चुके हैं। और इसके ऊपर अगर आप देखें तो आपको वो गुंबद दिखाई दे रहे हैं और इनकी तादाद भी 12 है। एक गुंबद दरमियान में बड़ा है और बाकी साइड्स पर जो है वो हमें कुछ छोटे गुंबद दिखाई दे रहे हैं आई थिंक। तो आप अगर इनका काम देखें तो उस पे भी कोशिश की गई है कि उसी मुग़ल काम को जो है वो मेंटेन करने की कोशिश की गई है, उसी को मलहूज़ रखा गया है। और उसमें जो कलर इस्तेमाल किए गए हैं वो दो हैं, एक बेज सा कलर और दूसरा पिंक, और ये शायद इसकी खूबसूरती में इजाफ़ा भी कर रहा है। हमारे पीछे भी आप एक इमारत देख रहे हैं, हम उसको भी खुलवाते हैं आपके लिए और देखते हैं कि वहाँ पर क्या है। तो आइए हमारे साथ। नाज़रीन, ये बहुत खूबसूरत दरवाज़ा है लकड़ी का, जिसमें आप देख सकते हैं कि 1, 2 और 3 इसकी पैनल्स हैं, जिस पर बाहर एक गुलाई में
इस पे काम किया गया है, कार्विंग का काम है जो बहुत मुश्किल काम है लेकिन बहुत खूबसूरत है। फूल हैं, पत्तियां हैं और बेल टाइप इसको बनाया गया है। और उसके साथ आप ऊपर अगर देखें तो उसी तरह से मुग़ल आर्किटेक्चर की तरह से जैसे उनके यहाँ ताकचे बनाए जाते थे तो सेम उसी तरह से यहाँ पर खूबसूरती के लिए ताकचा भी बनाया गया है। बहुत खूबसूरत दरवाजे से हम लोग अंदर दाखिल हो रहे हैं जो कि भट्ट साहब ने अपनी मिसेस सोबिया के लिए तैयार करवाया था। जी नाज़रीन, महल के अंदर दाखिल हों तो ये अभी दरवाजे के साथ ही ये हमें डी शेप में एक प्लेटफॉर्म दिखाई दे रहा है। इस प्लेटफॉर्म के बाद हम नीचे सहन में उतरते हैं जो कि हमें मुस्ततील दिखाई दे रहा है और इसी सहन के ऐन वस्त में स्विमिंग पूल भी है। ये 2 मंजिला हिस्सा है और ऊपर के हिस्से में हमें बताया गया है कि सिर्फ 2 कमरे हैं, बाकी सब बरामदे हैं। बहुत सी ऐसी रवायात तारीख में मौजूद हैं कि महलात बनाए जाते हैं लेकिन जिनके लिए बनाए जाते हैं वो वहाँ पर रह नहीं पाते। इस महल में तमाम लोग अभी मौजूद हैं, तो फिर क्या वजह रही कि वो यहाँ पर रिहाइश इख्तियार नहीं कर पाए। नाज़रीन, इमारत अगरचे सादा है लेकिन यहाँ के दरवाजे, यहाँ के दरोबाम बहुत खूबसूरती से तामीर किए गए हैं। तो अभी हम आपको ऊपर भी ले जा रहे हैं जहाँ पर कुछ चीज़ें देखने से ताल्लुक़ रखती हैं। तो आइए नाज़रीन, इस वक्त मैं इसी रिहाइशगाह के ऊपरी हिस्से पर मौजूद हूँ और आप मेरे अकब में वो दरवाज़ा देख रहे हैं जहाँ से कि अभी हम एंटर हुए थे। और इस दरवाज़े का अगर आप तर्ज़ तामीर देखें तो बिल्कुल हमें किला रोहतास या शाही किले के एक एंट्रेंस के दरवाज़े की सी झलक दिखाई दे रही है। यानी कि इस महल को बजा तौर पर महल ही कहा जा सकता है, जहाँ पर बुर्ज भी हैं, जहाँ पर बुर्जियाँ भी हैं, जहाँ पर दरवाज़े किला नुमा तामीर किए गए हैं। नाज़रीन, ये जालियाँ जो कि मुग़ल तर्ज की तामीर करदा दिखाई दे रही हैं बहुत खूबसूरत है। यहाँ पर अल्लाह और मोहम्मद का नाम भी तहरीर है। इसके अलावा यहाँ पर आप अगर ऊपर का हिस्सा देखें तो शीशे का काम किया गया, ये तमाम कटवर्क है। शीशे को काट के इस खूबसूरत सी मुसव्वरी का नमूना है जिसको कि यहाँ पर आवेज़ा किया गया है। नाज़रीन, यहाँ पर आप मेरे साथ देख रहे हैं, आपको अगर कुछ याद आ रहा हो, बल्कि यकीनन याद आया होगा कि इसी तरह की तामीरात जो हैं आपको मुख्तलिफ़ शाही जो बागात हैं मुग़लों के उसमें भी मौजूद था। ख़ास तौर से मैं ज़िक्र करूँगी शालामार बाग का। वहाँ पर ख़ास तौर से वो जो सावन भादों का एक एलिमेंट दिया शाहजहाँ ने और इसी तरह के ताकचे वहाँ पर बनाए और वहाँ पर दिए जलाए जाते हैं और वहाँ से जो पानी नीचे गिरता था और वो एक कौसे कज़ा दिन में भी बन जाया करती थी, ये बिल्कुल उसी तरह से तामीर किया गया है। नाज़रीन, इस रिहायशी हिस्से में जब हम दाखिल होते हैं तो उसके दाएं जानिब कमरे हैं और उन कमरों के दरमियान से एक रास्ता लॉन की तरफ भी खुलता है। तो आइए इनके लॉन का तर्ज़ तामीर भी देखते हैं कि इसमें मुग़ल झलक कितनी दिखाई दे रही है। नाज़रीन, रिहाइशगाह का ये सबसे खूबसूरत हिस्सा है। अगर आप देख सकते हैं तो बिल्कुल मुग़ल तर्ज़ तामीर की तरह से यहाँ पर आपको सफ़ेद मरमर की जालियाँ दिखाई दे रही हैं और सामने और चारों अतराफ़ मेरे सामने भी अकब और दाएं बाएं यहाँ पर फव्वारे लगाए गए हैं। यहाँ पर पानी की गुज़रगाहें भी बनाई गई हैं और दरमियान में बिल्कुल उसी तरह से एक चबूतरा छोड़ा गया है जहाँ पर आप इस पानी से लुत्फ़अंदोज़ भी हो सकते हैं। पैसेजेस भी हैं जो इस चबूतरे तक आते हैं चारों जानिब से। इसके अलावा यहाँ पर मेहमान खाने भी बनाए गए हैं। नाज़रीन, मेरे अकब में आप पहाड़ देख रहे हैं और उसकी खूबसूरती, उसका सब्ज़ा, उसकी ग्रीनरी यकीनन आपको बहुत खूबसूरत दिखाई दे रही होगी। और उसके बिल्कुल दामन में ये सफ़ेद इमारत और फिर सफ़ेद मरमर के इस्तेमाल से यहाँ पर मुख्तलिफ़ चीज़ें, फव्वारे भी बनाए गए हैं और राहदारियाँ भी हैं। तो उसके आप सामने देखें तो राहदारियों के बिल्कुल पीछे आपको दिखाई देती है एक इमारत जो यकीनन आपको याद दिला रही होगी शाही किले में मौजूद नौलखा महल की। तो ये बिल्कुल उसी तर्ज पर तामीर किया गया है। नौलखा महल ही कहा जाता है इसको भी। नाज़रीन, ये वो हिस्सा है जहाँ पर
बाग लगाया गया था और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल शाही बागात की तरह जैसे वहाँ पर आपको बारादरियाँ दिखाई देती हैं, यहाँ पर भी एक बारादरी बनाई गई है, उसके अलावा एक कनोपी भी आपको दिखाई दे रही है और इसके साथ आपको सब्ज़ कतात भी दिखाई दे रहे हैं। यानी इसको भी उसी तरह से जैसे मुग़ल तर्ज़ तामीर में बागात को कटिंग करके और साथ में पुख्ता रविशें बनाई जाती थी, तो उसी तर्ज पर इसको भी तामीर किया गया है और उन्हीं पुख्ता रविशों के इख्तिताम पर बारादरी भी हमें दिखाई दे रही है। यानी कि ये पूरा हिस्सा जहाँ पर मर्दान खाना भी हो सकता है हमारे ख्याल के मुताबिक, वो बाहर की तरफ से अंदर यहाँ पर एंट्रेंस है और शाही जो इनकी रिहाइशगाह है वहाँ से भी रास्ता अंदर आता है और ये बाग का वो हिस्सा जो हमने आपको दिखाया, इसकी खूबसूरती भी आप मुलाहिज़ा कर सकते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम लोग भट्ट साहब के शाही घर में शाही दस्तरखान पर शाही ज़ियाफ़त से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। ईद का दिन है, आज के दिन ख़वातीन जो हैं वो ख़ास तौर से घरों में कलेजियाँ भून रही होती हैं, किचन में मसरूफ़ होती हैं ख़वातीन की, तो आज के दिन बिल्कुल वाट लगी हुई होती है। तो हम तो आज मेहमान हैं और मेहमानदारी से महजूज़ हो रहे हैं। आप के घर में जब मेहमानदारी चल रही होगी तो आप उससे लुत्फ़ उठाइए, क्योंकि उसका एक अपना मज़ा है। ईद के दिन में मेहमानों का घर पे आना, उनके लिए खाना पकाना, ये वही मोहब्बत है जिसका हम बार बार जिक्र कर रहे हैं आज के प्रोग्राम में, कि ये मोहब्बत जो है ये बरकरार रहनी चाहिए रिश्तों के दरमियान में। तो आप एंजॉय कीजिए अपने मेहमानों के साथ अपने पकाए हुए खाने, और यहाँ पर जो भट्ट साहब के कुक हैं वो बहुत मज़े का खाना बनाते हैं और हम एंजॉय कर रहे हैं उनके हाथ का बना हुआ खाना। ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम ज़ाहिद साहब, ईद मुबारक। खैर मुबारक। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया बीबी। आपको हमने बहुत परेशान किया है। आपने मतलब बहुत ज़बरदस्त किस्म का हमें लंच भी दिया और बहुत ज़बरदस्त किस्म की हॉस्पिटैलिटी आपकी, तो इसके लिए बहुत नवाजिश आपकी। और आपके महल की सैर भी हमने की और बहुत से सवालात जो हैं हमारे जहन में उभरते रहे। हमने एक पोर्शन देखा आपका जो आपने रिहाइश के लिए बनाया था और बहुत खूबसूरत वो पोर्शन है। उसमें एक साइड पे आपका वो बाग बनाया, बारादरी टाइप कुछ जगह है, इतना खूबसूरत हिस्सा बना के रिहाइश का, तो आपने वहाँ पे रिहाइश रखी क्यों नहीं? मोहतरमा ऐसे था कि ज़्यादातर हमारे बच्चे जो है ना, कोई अमेरिका चली गई बड़ी बेटी, बेटा उधर चला गया बैंकॉक में, और एक हसन साहब है ज़रा कुछ शादी होंगी बच्चों की। तो किस्सा ये है कि ये इस बुनियाद पे भी, क्योंकि बहुत लेट मैंने ये बनाया महल, तो उसमें ये कि बच्चे बच्चे चले गए, लेकिन मुझे इससे बड़ी मोहब्बत और इश्क है। आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली थी कि आपने एक महल बनाना है और फिर उसको अपनी बीवी के नाम से आपने मंसूब करना है? ये क्या कहानी क्या है इसके पीछे? मैं आर्ट डीलर हूँ और मुग़लों से मैं बड़ा इम्प्रेस था। मुग़ल आर्किटेक्ट मेरा ख्वाब था और मुग़ल चीज़ें जो मेरे पास लातादाद बड़ी कलेक्शन है मौजूद है। तो ये ख्याल आते हुए मैंने सोचा कि जब इतना कुछ किया है तो मैं भी कुछ ऐसा काम करूं इस मॉडर्न दुनिया में। तो मैंने ये फिर सोबिया जी के लिए महल बनाया। अच्छा, मैं आज सुबह जब बात कर रही थी अपने नाजरीन से तो मैंने उनसे यही कहा कि हमारे यहाँ अक्सर ये बात सुनने में आती है कि अब मोहब्बत नहीं रही है, ख़त्म होती जा रही है, लेकिन ये महल प्रूफ है इस बात का कि मोहब्बत ख़त्म नहीं होती है। क्या चीज़ आपके नुक्ता नज़र से ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से लोगों के रवैयों में फ़र्क आ रहा है? ये जो आज भी जा बजा ये किस्से मशहूर हैं और लोग मौजूद हैं, ख़त्म नहीं हुए। ये सिलसिला ना ख़त्म हो सकता है इश्क का, ये चलता जारी और सारी रहेगा। लेकिन ये है कि मेजॉरिटी लोगों के दिलों में हिर्स और लालच आ गई, तो उसकी वजह से जो नाकामियाँ हो रही हैं लोगों को, या जो कुछ बर्डन आते हैं। तो हमने जो भी काम किया अल्हम्दुलिल्लाह इश्क के साथ किया, बिज़नेस किया तो इश्क के साथ।
अच्छा, आप अभी बिज़नेस की बात कर रहे हैं तो माशाल्लाह जगह जगह हमारे नाज़रीन ने भी आज देखा कि जगह जगह पर बहुत ही नायाब और नादिर अशिया जो हैं वो दीवारों पर भी आवेज़ा हैं और कार्नर्स भी सजे हैं और बहुत सी चीज़ें जो हैं वो एंटीक हैं। ये सोफ़ा एंटीक है, आपके बेड हैं या कोई भी चीज़, अभी मेरे सामने ये टेबल पर भी बेशुमार चीज़ें हैं, सब एंटीक हैं। तो ये सब आपकी कलेक्शन कहाँ से होती रही है और आपका सोर्स ऑफ इनकम जो है वो क्या रहा है और आपने कैसे इसको मैनेज किया सब चीज़ों को? मोहतरमा, ये 1970 से सिलसिला चलता है मेरी ज़िंदगी का। तो मैं फतवात करता चला गया। कभी जापान में दुकान खोली, कारपेट बेचता था, फिर वहाँ पे जो चीज़ें लेता था वहाँ की जो हमारे लोग ले गए हुए थे, अमेरिका बेचना, अमेरिका से उधर लाना, लंदन से, ज़्यादातर लंदन जो था वो हब था एक एंटीक का। तो लंदन में मैंने ज़्यादातर टाइम गुजारा, वहाँ पे हमारे घर बार थे, मेरा बेटा भी पढ़ता था। तो इसी में सिलसिला चलते 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 कलेक्शन भी बनती चली गई और बिज़नेस भी होता गया। आप मुझे बताइए कि आपने कितनी ज़मीन ख़रीदी थी और कितनी लागत इस पर अब तक आ चुकी, और क्या ये तमाम कंस्ट्रक्शन मुकम्मल हो चुकी है या अभी कुछ और काम होना बाकी है? देखिए जी, ऑलमोस्ट 95% बल्कि 98% हो चुका है। सिर्फ जो बड़ा म्यूज़ियम है मेरा, उसकी रूफ़ रहती है ऊपर वाला, तो वो है, और छोटे मोटे काम है, बाकी ऑलमोस्ट कंप्लीट है। तो ये तकरीबन हमने 1980 में तकरीबन 120 कनाल रकबा लिया था। तो फिर हमने बहन भाइयों में डिवाइड कर दिया। तो ये 70 कनाल में मैंने ये बनाया कि भाई मैं भी एक ऐसी मिसाल छोड़ के जाऊँ जो कि आला मिसाल बने, और ज़िंदगी में इसको देख रहा हूँ। एग्जैक्टली और मैं यही कहना चाह रही हूँ कि हमारे यहाँ बहुत सी ऐसी इमारतें मौजूद हैं जो बहुत से बादशाहों ने, यहाँ पर कोई बादशाह हमारे साथ मौजूद नहीं है। एक आम इंसान जैसे आप हैं, जैसे हम हैं, एक आम इंसान है जिसने एक मोहब्बत की मिसाल को कायम किया है। अगर मैं शाहों की भी बात करती हूँ तो उन्होंने भी अपने जैसे हिरन के लिए बनाया तो वो मर गया तो बनाया, हिरन मीनार लाहौर में है। इसी तरह से अगर आगरा में ताजमहल है तो मुमताज़ महल के इंतकाल के बाद वो तामीर होती है। इसी तरह से जहांगीर का मकबरा बनता है या कोई भी यादगार है तो मरने के बाद बनाई गई। इनके यहाँ जो कॉन्सेप्ट है वो है कि ज़िंदगी में ही इतना वक्त दिया, इतना पैसा दिया और मोहब्बत को अमर कर दिया। यानी कि हम लोग बजाय ये कि रिश्तों को उनके इंतकाल के बाद या उनके इस दुनिया से चले जाने के बाद कोई क्रेडिट देते हैं, बेहतर है कि उनको उनकी ज़िंदगी में पे किया जाए। और ये इनकी अप्रोच जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो हमें अपनी ज़िंदगियों में इसी तरह की सोच की ज़रूरत है। आप मुझे ये बताइए कि ये जो आपकी बेगम साहबा हैं वो कहाँ होती हैं जिनके लिए आपने इतना कुछ किया? बेगम साहबा आती रहती हैं, पहले यहीं रहती थी, अपने इसी महल में रहती थी। तो उनको अपने जो यकीनन है कि सबको होता है अपने दोतरे पोतरों से प्यार ना, तो जो मेरा बेटा है हसन, तो एक दिन ये जंगल तो है, तो सांप ज़्यादा थे यहाँ पे, तो सांपों की वजह से परेशान हो गई। तो कभी ये किस्सा नहीं है, वो उनके बगैर रह नहीं सकती, लेकिन वो फ़क्तन आती रहती है। महीने में कम से कम 2-3 बार, 2-4 बार आती हैं। तो हमने भी इनसे कहा था कि आप उनको बुलवा दें, लेकिन आपने उनको बुलवाया नहीं है। नहीं, मैंने उनसे गुजारिश की थी कि बीबी आप आएँ, बड़ा ज़रूरी है। मैं, लेकिन हमारे मेहमान आए हुए थे तो वो अनएक्सपेक्टेड हुआ। मैं अपना शेड्यूल नहीं बताता बेगम को ना। अच्छा। वो आपको अपने शेड्यूल नहीं बताती, आप उनको अपने नहीं बताते? नहीं, वो तो यकीनन बताती है मुझे, लेकिन मेरा ये है कि बहुत ज़्यादा लोगों से होता है, अनएक्सपेक्टेड आते हैं लोग, तो उनके साथ फिर ये होता है बात। तो इंशाल्लाह। अच्छा, आपने ये इतना इसको बनाया है, इतना खूबसूरत है और इतनी अशिया, तो ये आपका विरसा कहाँ जाएगा, क्या करेंगे आप इसका? ये बड़ा खूबसूरत सवाल किया आपने बीबी। मेरी दिली ख्वाहिश ये है कि मैं ट्रस्ट बनाऊं, और बच्चों से भी मैंने ये, अभी अनफॉर्चुनेटली मेरी बड़ी बेटी नहीं आई, वो अमेरिका से आ रही थी, तो आई डिसाइडेड, क्योंकि मैं अब ज़िंदगी के इस उम्र के इस हिस्से में हूँ कि आई हैव टू डिसाइड, फटाफट डिसाइड करना चाहिए। तो मेरी ज़ाती ख्याल है, बल्कि सब लोगों का, बेगम साहब का भी ख्याल है कि इसको ट्रस्ट बनाया जाए। हमने पहले भी ट्रस्ट बनाया था, अभी भी यही ख्याल है, ट्रस्ट बना के तो ये पब्लिक के लिए वक्फ कर देंगे। आप इसको आवाम के लिए खोल देंगे तो उसके लिए फिर आपको और जो है वो मैनेज करना पड़ेगा। डेफिनेटली बहुत से लोग जो हैं इसको देखना चाहेंगे, तो उसके लिए क्या तरीक़ाकार होगा कि लोग जो हैं वो इस तक रसाई हासिल कर सकेंगे, क्योंकि ये बहुत दूर है। तो उसके लिए आपने ऐसा कोई लाया अमल तैयार किया है जो लोगों को यहाँ पे अट्रैक्ट करे या उनके लिए आसानी हो यहाँ पे पहुँचना? हमने सोचा हुआ है कि भाई
वीकली जो है ना 2-3 दिन के लिए खोलेंगे, ज़्यादा नहीं खोलेंगे। फिर इसकी मैनेज करना, फिर इसकी देखभाल करना बड़ी प्रॉब्लम है इसमें ना, क्योंकि ये वन मैन शो है ना। तो गवर्नमेंट मेरी कोई सरपरस्ती करती है जो करनी चाहिए इसको, समझिए बात, ना किसी का कोई इंटरेस्ट है, ना वो इसको फजूल काम समझते हैं। तो ये कहानी है। नहीं, ये जितनी इनकी कलेक्शन है, जितनी इनकी डेडिकेशन है और जिस पर्पस से ये बनाया गया है, इश्क और मोहब्बत की दास्तान है। और जैसा कि मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में भी कहा था कि इस पूरी कायनात की जो गर्दिश है वो एक कुन है जो मोहब्बत का है। उसी मोहब्बत की वजह से ये पूरी कायनात तख्लीक हुई। तो हमारे प्रोग्राम का मौजू ईद की मुनासबत से, क्योंकि ये ईद ईसार है, इसी मुनासबत से यही पैगाम है कि हमें अपने रिश्तों को टाइम देना चाहिए है, उनको वक्त पूरा दें, उनके साथ उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखें, उनको टाइम स्पेंड करें, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनें। यही इसार है, यही चीज़ है जो इस ईद का पैगाम है। तो इसको ही आम करने की ज़रूरत है। जब हम इस चीज़ को अपनी ज़िंदगियों का हिस्सा बना लेंगे तो यकीनन हमारा मुआशरा जो है वो बिल्कुल एक स्मूथ और बाइज़्ज़त मुआशरे के तौर पर दुनिया में जाना जाएगा। यही मैसेज है। इसी मैसेज के साथ हम आप से इजाज़त चाहेंगे ब्रेक के लिए। लेकिन ब्रेक से पहले यहाँ पर 2 नौजवान गुलूकार हमारे साथ मौजूद हैं। मैं दोनों को बुलाऊंगी कि वो यहाँ पर आएँ, तो 1 मिनट की हम उनसे भी बात करते हैं। तो आइए, पहले तो अस्सलाम वालेकुम और ईद मुबारक आपको। ईद खैर मुबारक। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? हजीज़। अच्छा, तो किस क्लास में आप? 8। सही। तो सिंगिंग सीखी आपने कहाँ से? हमारे सर हैं एक, वजदान अली उनका नाम है। वो काफ़ी अच्छे हैं, मतलब उनके साथ सीखने में मज़ा आता है। मतलब सिंगिंग सीखते सीखते मतलब वही काम हो जाता है जैसे आप कोई फ़न का काम कर रहे हो, खेल कूद रहे हो, उस तरह वाला काम होता है। मतलब काफ़ी मज़ा आता है वहाँ पे सीखने का, और अच्छी तरह से वो सिखाते हैं। कोई 5-6 बार भी गलती हो जाए तो फिर वो भी सिखाते हैं बैठ के, मतलब सही मज़ा आता है उधर। अच्छा, तो आपका नाम क्या है? पहले मुझे नाम बताइए अपना। अवाब अहमद। सही। तो आपको भी अब भाई है ना इनके आप? जी। सही। बड़े भाई हो छोटे भाई हो? बड़े। तो ये जिस तरह से ये बोल रहा है तो इसका रोब है आप पे ज़्यादा। आप तो बहुत कमज़ोर लग रहे हो मुझे। नहीं, बस ठीक है घर में। तो ये कह रहे हैं कि मौसीकी फ़न है, ये मज़ा आता है वहाँ पे सीखने में। तो ये फ़न करता है वहाँ पे या सीखता है कुछ? दोनों चीज़ें होती हैं, मज़ा भी आता है, सीखते भी हैं। मतलब पहले तो सर हमसे बातें करते रहते हैं, एक ध्यान लगा रहता है ना एक जगह पे, फिर सर पढ़ाते हैं हमें, गाना सिखाते हैं, तो मज़ा आता है वहाँ पे। तो आपने क्या सीखा है? मैंने अभी तो एक गाना सीखा है और साथ में 2-4 लाइनें मेरे रिश्के कमर की, तो वो चलें सुनाएं, आप गाना सुनाएं। इनसे हम बाद में सुनेंगे, छोटे मियाँ से। पहले बड़े मियाँ से सुनते हैं। तो आप गाना सुनाइए हमें और उसके साथ हम ब्रेक पे जाएंगे। मेरे रश के कमर तूने पहली नज़र, मेरे रश के कमर तूने पहली नज़र, जब नज़र से मिलाई मज़ा आ गया। मेरे रश के कमर तूने पहली नज़र, जब नज़र से मिलाई मज़ा आ गया। बरकसी गिर गई काम ही कर गई, बरकसी गिर गई काम ही कर गई, तूने ऐसी पिलाई मज़ा आ गया। मेरे रश के कमर। जी, वेलकम बैक नाजरीन। ये वो जगह है जिसका मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में ज़िक्र किया था कि सब देख दिखा के आपको हम लिए चलेंगे उस जगह जहाँ पर मोहब्बत की मिराज हमें दिखाई देती है। यानी कि वो जगह जिसको मोहम्मदी गैलरी का नाम दिया गया है, और इसमें बहुत से नादिर और नायाब नुस्खे मौजूद हैं और बहुत सी मुतबर्रकात भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो आइए इस मुक़द्दस जगह की हम भी ज़ियारत करते हैं और आप भी देखिए हमारे साथ और फैज़ हासिल कीजिए।
हमने बार बार आज मुख्तलिफ हवालों से ज़िक्र सुना आपसे, आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे इस हवाले से कि इसको ख़ास तौर से एक्सप्लोर करें। मेरा ख्याल है कि हर मुसलमान का जो है वो एक अकीदत है, इसमें तो कोई दूसरा सवाल या राय ही नहीं है। तो बट साहब हमें बार बार इंसिस्ट करते रहे कि इस हिस्से को ज़रूर देखें, तो आप दिखाइए हमें फिर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह। मोहतरमा, ये मराजुल नबूवत के बारे में है। ये अगर आप इसको गौर से देखिए, इसमें लिखा हुआ है। तो ये जो जिस जगह पे हम हैं, ये मोहम्मद गैलरी कहलाती है। तो मैंने अल्लाह और रसूल का इश्क यकजा किया। मोहम्मद गैलरी नीचे, ऊपर अल्लाह गैलरी है, और इसमें जा बजा दुरूद पाक की बहुत बड़ी कलेक्शन है जो मेरे पास, जो मैं कम से कम 30-40 साल से इकट्ठे कर रहा हूँ। दुनिया के कोने कोने से मैंने इकट्ठी की। इसमें बड़ी अहम चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा आगे आइए। तो उस ज़माने में जो लोग हज करने जाते थे या उम्रा करने जाते थे, तो उसमें लातादाद आर्टिस्ट भी थे। तो आर्टिस्ट जो थे ना, उस ज़माने में सामने देख के नबी पाक की चीज़ें जो है ना 300 साल पुरानी चाहिए, मेरे पास उसकी हज़ारों मिसालें मशहूर, पेंट करते थे। तो उससे हम तज़िया करते हैं, 300 साल पहले किया, किसी ने 700 साल पहले किया, किसी ने 600 साल किया। तो कई ने उधर कुरान मजीद लिखे, कईयों ने दलाइल ख़ुरात लिखी, वहाँ पे नबी पाक के ऊपर दुरूद लिखे। तो ये एक बहुत बड़ा ख़जाना है जो कि दुनिया में नायाब है ये। तो ये सारी कुतुब जो है ना, नबी पाक के ऊपर दुरूद सलाम और दलाइल ख़ुरात और उसकी मिसाल जो है ना सीरतुल नबी के ऊपर किताबें, तो ये बहुत बेशकीमत ख़जाना अल्लाह ने मुझे। तो ये जो नीचे हैं ये भी कुतुब हैं? जी हाँ, ये भी इसमें कुछ कुरान मजीद है, कुछ इम्पोर्टेंट कुतुब है। यहाँ पर भी हमें कुछ दिखाई दे रहे हैं। इस्लामी विरसे की चीज़ें हैं सारी, कुछ ब्रॉन्ज में है, मेटल में है, कुछ इस्लामिक में है। तो ये चिराग भी है उस ज़माने के, ये भी हज़ार साल पुराने, 800 साल पुराने। ये दुनिया की अजीम-उत-तरीन कलेक्शन है मेरे पास छोटे कुरान मजीद की। तो मोहतरमा, ये कुरान पाक जो थे ना, मैं तड़पता था कि एक मुझे मिल जाए। तो मुझे पता लगा कि हिंदुस्तान में एक कुरान पाक है छोटा सा। तो मैं दुबई में था, तो मैंने उनको, जब मुझे अखबार में आया, तो मैंने फ़ौरन से पहले बंदा हायर किया, उसको इंडिया भेज दिया कि जाओ वो कुरान मजीद लेके आओ। तो जिस बंदे के पास कुरान मजीद था, उससे मेरी बात हुई। तो मैंने कहा, भाई मैं कुरान मजीद में बार्गेनिंग नहीं करता हूँ। तो उस ज़माने में ये कुरान मजीद 4-5-6 लाख रुपए का मिलते थे, इससे ज़्यादा नहीं थे, मतलब मिलता ही नहीं था। पहली बात है, मैं तड़प रहा था इसके लिए। तो किस्सा ये हुआ कि उस बंदे ने मुझसे मांगा 80 लाख रुपये, 70-80 लाख रुपया मांगा। तो मैंने उसको बोला था, मेरा बेटा मैं बार्गेनिंग नहीं करता हूँ, तो वही मांगो जो लेने हैं। तो मैंने उसको 70 लाख रुपया, तो मैं हैरान हो गया कि ये कैसे बोल रहा है। वो उसने लिखा था दुनिया का सबसे छोटा कुरान मजीद है ये, अखबारों में ना। बहरहाल मैंने 25 लाख ऑफ़र की, उसने मेरा मजाक उड़ाया। जब उसने मेरा मजाक उड़ाया, तो पैसे नहीं थे मेरे पास इतने कि मैं वो 70 लाख का ले लूँ। तो मैंने जाके, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ राज की बात, तो जब भी आपको तकलीफ़ हो ज़िंदगी में, ए मुसलमानों, तो अपने रब को तहज्जुद के टाइम याद करो। और मैंने वही किया, और रो रो के अल्लाह से गिड़गिड़ाता रहा, परवरदिगार क्या मेरे नसीब में छोटा कुरान नहीं है, इतने कुरान दे दिया आपने। तो जब मैं सुबह दुकान पे गया हूँ, मतलब उसी दिन 9 बजे मैं गया हूँ, तो नॉक हुआ, तो एक बंदा एंटर हुआ। तो उसने मुझे कहा कि आर यू मिस्टर जाहिद भट्ट? मैं कहा जैस सर। कहता मैं अंदर आ सकता हूँ? मैं कहा ज़रूर आइए। उसने मुझे खोला कि मेरे पास कुरान है। जहाँ मैं देखता हूँ 2 कुरान थे उसके पास, छोटे। तो मैंने कहा मैं बार्गेनिंग नहीं करता हूँ, वही बताओ। तो मुझे वो बात बोलती नहीं है। उसने $1200 बोला, 40 रुपये डॉलर था, 40 रुपये डॉलर था। तो 1248,000 रुपये में बन गया। तो मैं उस नेक बख्श को 25 लाख दे रहा था। मैंने फ़ौरन दोनों ले लिए, और उसको मैंने बोला कि शाम को मैं मिलूँगा, नो आई एम बिज़ी। ये चमड़े का कुरान पाक है जिस पर सोने से तहरीर किया गया है कुरान पाक को, और ये सब इश्क की बातें हैं, ये सब मोहब्बत की बातें हैं। इश्क नहीं है, मोहब्बत नहीं है, तो ऐसा कुछ भी वजूद में आना ही नामुमकिन है। ये ब्रास पे क्या है? सूरज यासीन होगी या कोई ऐसी सूरा है ना, तो वो लिखी हुई है इसमें कॉपर में। यानी कि यहाँ पर आयात और सूरतें वगैरह इस पर तहरीर की गई। आगे भी खाना खाते थे, रोटी होती थी ना, तो बरकत के लिए जो मुसलमान थे, हर उनकी वो जो लोग थे ना, अकीदत और चाहत में और इश्क में ऐसे डूबे हुए थे कि उनकी मिसाल देना मिले।
रहमतुल्लिल आलमीन जो ना सिर्फ इंसानों के लिए बल्कि जानवरों के लिए भी रहमत थे। यहाँ पर मैं ये देख रही हूँ 2 परिंदे हैं, मोर यहाँ पे। तो ये आपने यहाँ पे किस पर्पज़ से रखे हुए हैं? ये कोई बंदा लाया था तो मुझे ख्याल आया कि ये मैं क्यों ना मोहम्मद गैलरी में रखूँ, क्योंकि ये बड़ा पकीज़ा, हम लोग इसको बड़ी अकीदत रखते हैं, कुरान में पर रखते हैं ना इसका, तो इस बुनियाद पे रखा कि ये ज़रा माहौल भी अच्छा लगेगा। बाय द वे, आप लोगों को भी पता है, हम लोग भी बचपन में ऐसी हरकतें किया करते थे कि मोर का जो है पर है वो किताब में रखें तो 1 के 2 जाते हैं। तो ये इसमें कितनी हकीकत है? नहीं, ये नहीं है, ये कोई नहीं है। माँ स्वाई एक चीज़ है कायनात पे जो डबल होती है, वो है मुँह मुबारक जो नबी पाक का, बाकी और कोई नहीं। जो लोग तुर्किश जो थे ना, ये वाले, जब ये ऊपर नबी पाक के रोज़े मुबारक पे चादरें चढ़ाते थे या खाना काबा पे चादरें चढ़ाते थे, वो कंट्रोल करते थे ना उस ज़माने में। तो अरबी जो थे ना, क्योंकि उस ज़माने में इनके पास इतना पैसा नहीं था, तो हमारे नवाब बादशाह सलामत ये हिंदुस्तान से जब जाते थे तो उनको सोना चांदी देते थे और तबरकात लेते थे। इस वसासत से ये नस्ल बद नस्ल चलते रहे, नवाबों के पास रहे, बादशाहों के पास रहे, और फिर घूमते घूमते इस फ़कीर के पास आ गए। एक यहाँ पर अभी आपने ये देखा सब्ज़ कलर में, ये भी रोज़ा रसूल का जो गुलाफ है उसका टुकड़ा है, और ये सामने लाल रंग का भी रोज़ा रसूल के गुलाफ का टुकड़ा है। और लाखों दरूद नबी रहमत पर जिनके हम उम्मती हैं। इस इमारत के बिल्कुल ऊपर एक और इमारत है जहाँ पर आपको बिलखसूस ऐसी, मैं नहीं बताना चाह रही हूँ, ऊपर ही जाके इसको एक्सपोज करेंगे तो कुछ बहुत ही ख़ास मुतबरकात हैं जो ऊपर मौजूद हैं। तो आइए हमारे साथ वहाँ पर चलते हैं। नाज़रीन, मोहम्मद गैलरी से ऊपर ही अल्लाह गैलरी है, तो इस वक्त हम वहाँ पर मौजूद हैं और वो ख़ास चीज़ जो आपको दिखाना चाह रहे थे, क्या है वो? ये नबी पाक की नलान मुबारक है, और ये भी एक नादर अल्लाह गैलरी में नादर नमूना मेरी कलेक्शन का, जिसकी मिसाल रूह ज़मीन में नहीं है। यहाँ तो लाहौर में बादशाह मस्जिद में थी, तो ये 2 नलाइन हैं मेरे पास। एक मैंने ये वाली जो आप देख रहे हैं, ये मैं बादशाह मस्जिद को देना चाहता हूँ। इमाम साहब भी आए थे इधर, तो उनको गिफ्ट देना चाहता हूँ, और एक अपने रखना जो मेरे उसमें बंद है। ये गुलाफ जो है ना, सल्तनत उस्मानिया का आखिरी गुलाफ है। ये मुझे कराची से मिला, तो कोई नवाब साहब ने उनको गिफ्ट किया था एक साहब को, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, तो फिर मैंने हदियन लिया था उससे, और इसकी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सका। वो चंद ही दिनों में फ़ौत हो गया। वो मेरे सामने रो रहा था, दे रहा था, तो कह रहा था मेरे बच्चे इस काबिल नहीं, तो मैं जाहिद को दूंगा। तो मुझे स्पेशल बुलाया, और मैंने ये नायाब तरीन गुलाफ है। और उससे पहले जो आम लोगों को पता नहीं है हमारे यहाँ, कलरफुल ये भी गुलाफ काबा है, कलरफुल, आई समझे बात, जो ऊपर है। और ये मेरे पास लातादाद है गुलाफ। अल्लाह नाज़रीन, इस गैलरी में भी बहुत सी ऐसी नादिर और नायाब चीज़ें हैं जिनको देखने के लिए अभी हमारे पास वक्त नहीं है, और ये हमारी बदकिस्मती है कि हम नहीं देख पा रहे और आपको भी नहीं दिखा पा रहे। लेकिन जैसा कि भट्ट साहब ने पहले भी बताया था कि ये तमाम जो अशिया हैं वो अवामुन्नास के लिए बिल्कुल ओपन है, और कोई टिकट नहीं है, फ्री है। जो भी चाहता है इसको देखना, ज़ियारत करना, वो ज़रूर यहाँ पर आए। बहुत ही बड़ी कलेक्शन है यहाँ पे, तो यकीनन ये बहुत से क़ुलूब के सुकून के लिए, उनकी तस्कीन के लिए बेहतरीन जगह है। ऐसी बहुत सी अशिया हमारे लाहौर म्यूज़ियम या शायद पाकिस्तान में मुख्तलिफ जो म्यूज़ियम्स हैं वहाँ पर भी मौजूद नहीं है। तो यहाँ पर आके जो सुकून आप ख़ुद से महसूस कर सकते हैं, शायद आप देख के वो हासिल नहीं कर सकते हैं। जी, यहाँ से हम अभी आपको लिए चलेंगे बाहर थोड़े से। यहाँ पर मौसम भी कुछ हीटअप हो रहा है, जज्बात भी जो हैं वो शायद काबू में नहीं है। तो आपको एक कलाम सुनवाएंगे हम अभी इस जगह की मुनासबत से।
ये अंदर से उठती हैं सब चीज़ें। हमारे साथ बिल्कुल एक यंग बच्चा छोटा सा मौजूद है जो नात रसूल मकबूल सुनाना चाहता है, तो आइए सुनते हैं। लेकिन हमें इजाज़त दीजिए, आइंदा किसी प्रोग्राम में दोबारा से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त, लेकिन आप महजूज़ होइए, लुत्फ़ उठाइए कलाम नात रसूल मकबूल का। तो हज़ीज़ आप आइए, कहाँ पर हैं हज़ीज़, आ जाओ। कोई अपना नहीं गम के मारे हैं हम, कोई अपना नहीं गम के मारे हैं हम, आपके दर पे फरियाद लाए हैं हम, आपके दर पे फरियाद लाए हैं हम। हो निगाहे करम वरना चौखट पे हम, हो निगाहे करम वरना चौखट पे हम, आपका नाम ले लेके मर जाएंगे, ताजदारे हरम, ताजदारे हरम।